नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है महेश मिश्रा और मैं आपको पढ़ाता हूँ इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों बहुत काम की इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आया हूँ, वीडियो में बने रहिए। जो आप स्लाइड पीछे देख रहे हैं ये ऐसी वैसी स्लाइड नहीं है, ये काम की इंफॉर्मेशन देने वाली स्लाइड है। तो भैया सारे के सारे नोट कर लो जो चीजें अभी बता रहा हूं मैं। हम लोगों ने आप लोगों के लिए शुरू कर दिए, जैसा कि आप वीडियोस देख पा रहे हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल चुकी है, आप लोग सर्फिंग कर पा रहे होंगे बच्चों। तो टॉपर्स की प्लेलिस्ट बना दी गई है, जिसके अंदर हम लोग वन शॉट डाल रहे हैं आप लोगों के लिए। टॉपिक वाइज क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, टॉपिक वाइज मतलब हर टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसकी सीरीज अलग से बन रही है। माइंड मैपिंग की सीरीज अलग से बन रही है। और जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाले पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, और उनकी स्पेशल छोटी 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 वीडियोस जो आपके कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर कर देंगी, वो वीडियोस भी आपकी प्लेलिस्ट में आना शुरू हो गई हैं बच्चों। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज की बात मैं कर लूं आपके लिए। आज मैं आप लोगों के लिए क्या लेके आया हूं? आज का वन शॉट लेके आया हूं मैं आपके लिए, और चैप्टर का नाम है बच्चों कॉस्ट। आ जाओ जी, कहां है हमारा वन शॉट? चैप्टर नेम इज कॉस्ट। तो आज शुरू कर रहे हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चैप्टर नंबर 6, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11, कॉस्ट चैप्टर। बच्चों ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस चैप्टर में से एक तो रिलेशनशिप आते हैं, सबसे पहला पॉइंट कि रिलेशनशिप आ सकते हैं। दूसरा, इस चैप्टर में से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसमें आपको ये तो टीबीसी, एमसी, एबीसी, ये सारी जितनी भी 6 की 6 वैल्यूज हैं, एसी, एबीसी, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट तो दे रखी होती है। तो ये 6 आइटम में से कोई भी आइटम ढूंढने के लिए दे दिया जाएगा, और फिल इन द ब्लैंक्स वाली टेबल आने के चांसेस ज्यादा है। तो ये टेबल कंप्लीट कर पाओ आप, रिलेशनशिप समझ पाओ आप, उसके लिए चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आज के वन शॉट चैप्टर में हम निपटा देंगे पूरा का पूरा कॉस्ट, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है अगर आप बात करें किसकी बच्चों? कॉस्ट की। व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट? अगर आपने सुना कॉस्ट के बारे में, या आपने क्यों सुना भाई कॉस्ट, तो मतलब क्या निकलता है? हिंदी में इसको कहते हैं बच्चों लागत। या आप कह सकते हो किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, किसी कमोडिटी को बनाने के लिए, मार्कर, ये पॉइंटर, ये टीवी, ये एसी, लाइटें, कंप्यूटर, जो भी चीजें, कपड़े, इन सबको बनाने में ना कुछ खर्चा आता है। वो खर्चा क्या होता है? वो खर्चा हमें पे करना होता है उन चीजों को बनाने के लिए। जैसे इस टी शर्ट को बनाने के लिए भाई धागा लगा होगा, कलरिंग हुई होगी। इस मार्कर को बनाने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल हुआ होगा, इसके अंदर कुशन होगा, बहुत सारी चीजें, ब्रांडिंग वगैरह होगी। हर चीज का आपको खर्चा पे करना पड़ता है। जब तक मुझे ये नहीं पता होगा कि इसको बनाने में कितना खर्चा हुआ, मैं कितने प्रॉफिट में बेचूं, ये कैसे पता लगाऊंगा? इसलिए कॉस्ट चैप्टर का होना बहुत जरूरी है। और कॉस्ट पता लगने के बाद आप आसानी से डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कितना प्रॉफिट कमाना है। सपोज करो किसी प्रोडक्ट को बनाने में मेरे 100 रुपए खर्च हो रहे हैं, 100 रुपीज मेरे खर्च हुए। अब इस 100 रुपए खर्च होने में मैंने कहा जी मैं ना 10% प्रॉफिट पे काम करना चाहता हूं। तो मैंने प्रॉफिट सोच लिया बच्चों 10%। तो मुझे कितने का बेचना है? वो 110 रुपए का बेचना है, तभी मुझे 10% का प्रॉफिट होगा। बात समझ में आ गई? इसीलिए कॉस्ट चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है। अब कॉस्ट कितने तरह की होती है, कॉस्ट क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलो बच्चों, पहली बात कॉस्ट, उसका मीनिंग। तो कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर incurred in producing a commodity. In economics, cost is the sum total of, अगर इकोनॉमिक्स की बात करें, यहां पर अकाउंटिंग कॉस्ट की तरफ नहीं जा रहे हम, इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स में मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया हमने कॉस्ट को। एक होती है बच्चों एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और एक होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्या होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट? जो भी खर्चा आप आउटसाइडर को पे कर रहे हैं, या फिर आप अपना प्रोडक्शन करने के लिए जितने भी बाहर के लोगों को इन्वॉल्व करने वाले, आपके अलावा जितने भी लोग इन्वॉल्व होने वाले, उनको आप कुछ ना कुछ पेमेंट करोगे। एम्प्लॉयज को सैलरी पे करोगे, कोई माल लेके आए ट्रक में उसको फ्रेट वगैरह पे करोगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो भी चीजें, रेंट वगैरह, सब कुछ किसके अंदर आता है बच्चों? एक्सप्लिसिट कॉस्ट के अंदर। तो अगर मैं शॉर्ट में वन लाइन में लिखूं इसकी डेफिनेशन, तो क्या बन जाएगी? इट इज द कॉस्ट पेड टू द आउटसाइडर्स।
वो कॉस्ट जो आप आउटसाइडर्स को, दूसरों को पे कर रहे हो, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और इम्प्लिसिट कॉस्ट का अगर मैं एक लाइन में डेफिनेशन बताऊं, फिर मतलब बताता हूं, इट इज द कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज। अब ये क्या होता है, इसका मतलब समझाना है मुझे। सेल्फ ओन्ड रिसोर्स, जिसके आप खुद मालिक हो। सपोज करो किसी लैंड का मैं खुद ऑनर हूं और उस पर मैंने बिल्डिंग बनाई, उस बिल्डिंग में मैं अपना ही ऑफिस खोल देता हूं, तो मुझे उसका रेंट खुद को पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वही सेम ऑफिस अगर मैं कहीं और खोलता तो मुझे वहां पर रेंट पे करना पड़ता। तो वो जो कॉस्ट है, जो मैं अपने ही रिसोर्सेस को अपने लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, इम्प्लिसिट कॉस्ट। सपोज करो मैं अपने बिजनेस में एज एन एम्प्लॉय, एज एन मैनेजर काम कर रहा हूं। अगर मैं कहीं और काम करता तो मुझे वहां पर सैलरी मिलती। उस सैलरी का जो मेरा नुकसान हो रहा है, वो मेरी क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट है, क्योंकि मैं अपनी सर्विसेज को वहां ना देके अपने ही बिजनेस में दे रहा हूं। बात समझ में आई? जो हाउस वाइफ होती हैं, जो वो काम करती हैं, उसका भी एग्जाम्पल आप इम्प्लिसिट कॉस्ट में ले सकते हैं। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज, अपने ही द्वारा ओन किए हुए रिसोर्सेज, जिसका आपका मालिकाना हक हो, उसकी जो कॉस्ट होगी उसे इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलेंगे। आओ जरा डेफिनेशन पे चलते हैं बच्चों। डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज द एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर ऑफ इनपुट, इनपुट मतलब प्रोडक्शन करने में जो आप लगाओगे, जो आप खर्चा करोगे, रॉ मटेरियल वगैरह सब कुछ, जो भी आप किसी चीज को प्रोड्यूस करने में यूज करने वाले हो, उसे इनपुट कह सकते हैं। या फिर पेमेंट मेड टू द आउटसाइडर। बात समझ में आ गई? यहां पर भी आउटसाइडर की बात की गई थी। इम्प्लिसिट कॉस्ट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इनपुट सप्लाइड बाय द, भाई ये क्यों दी जा रही है डेफिनेशन? ताकि आप एग्जाम में अच्छे नंबर लिख सकें, अच्छे नंबर लाएं जब इसको लिखेंगे आप, तो इसलिए इन डेफिनेशंस को बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए करिए, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं एग्जाम में। बाय द ओनर इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट। ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो हर कोई ओनर, अगर कोई भी आपसे कह रहा है ना कि भाई साहब कॉस्ट टू कॉस्ट बेच रहा हूं, जितने में खरीदा था उतने में ही बेच रहा हूं, तो मान के चलना कि उसने अपना नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड कर दिया है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई कॉस्ट टू कॉस्ट बेच दे। नॉर्मल प्रॉफिट हर कोई कमाना चाहता है, उसे कहते हैं हम लोग इम्प्लिसिट कॉस्ट। बच्चों क्लियर हो गई? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, कोई दिक्कत हो कमेंट में बताइए मुझे जरा। अगले पॉइंट पे आते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट में अगर डिफरेंस पूछ ले 2 नंबर में, 1 नंबर में, 3 नंबर में, तो इससे ऊपर में तो नहीं आ सकता, मैक्सिमम 2 नंबर में आएगा बच्चों, मेरी बात मान लो। तो ये 3 पॉइंट याद कर लो, 3 में से कोई भी 2 पॉइंट लिखाना, नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। तो भैया, इट इज द पेमेंट मेड टू द आउटसाइडर फॉर हायरिंग फैक्टर सर्विसेज। अब ये फैक्टर सर्विसेज क्या होती हैं? फैक्टर सर्विसेज का मतलब होता है किसी से आप सेवाएं ले रहे हो और उसके बदले में उसको पेमेंट कर रहे हो, उसे कहते हैं फैक्टर सर्विसेज। अगर आप उससे सेवाएं ना लेके उसको पेमेंट करो तो उसे कहते हैं डोनेशन, चैरिटी। तो फैक्टर सर्विस का मतलब काम करवा रहे हैं और उसके बदले में पैसा दे रहे हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इट इज द कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर, जिसके आप खुद मालिक हो। इट इन्वॉल्व एक्चुअल मनी पेमेंट, जो आपने दी है, और यहां पर कोई मनी पेमेंट नहीं होती है। इसका एग्जांपल है किसी को वेजेस पे कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, इंश्योरेंस पे कर रहे हो। इसका एग्जांपल है आपने जो खुद का पैसा लगा रखा है, उस पर आपका इंटरेस्ट का नुकसान हो रहा है, क्योंकि वही पैसा अगर आप बैंक में डालते, बिजनेस में ना लगाते, तो बैंक आपको ब्याज देता, बट आपने यहां लगा दिया तो बैंक आपको ब्याज नहीं देने वाला। रेंट ऑफ ओन लैंड, ये बता ही दिया था मैंने एग्जांपल। चलो बच्चों, अगले टॉपिक पे। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो आप जरा इसका। आ जाओ जी अगले वाले पे। अब अगली बात आती है कितने तरह की कॉस्ट होती हैं। तो सबसे पहली कॉस्ट, जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते भी हैं पहले से, नहीं जानते हैं तो पीछे वाली चैप्टर्स को देख लीजिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उन सबको जाके देखिए वन शॉट को, वहां पर आपको ये मिल जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो डेफिनेशन लिख ही देता हूं फिर भी आप लोगों के लिए, आप सब जानते ही हैं इसके बारे में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। मतलब एक अच्छे ऑल्टरनेटिव को चूज करने के लिए आपको जो पुराने ऑप्शन को छोड़ना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा,
उसी को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बच्चों। आपके पास एक ऑप्शन नंबर 1 है और एक ऑप्शन नंबर 2 है, और ऑप्शन नंबर 2 जो है वो ऑप्शन नंबर 1 से बेटर है, अच्छा है, तो आप इसको चूज करोगे। लेकिन दोनों में से आप एक ही चूज कर सकते हो, दोनों नहीं चूज कर सकते। तो इसको चूज करने के लिए आपको इसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो इस ऑप्शन को चूज करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई? ऑप्शन नंबर 1। तो व्हाइल ऑप्टिंग द ऑप्शन नंबर 2 वी हैव टू सैक्रिफाइस द ऑप्शन नंबर 1। और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपके पास एक फील्ड है जिसमें आप गेहूं भी उगाना चाहते हो, चावल भी उगाना चाहते हो, तो सपोज करो राइस उगाना है आपको। पहले आप गेहूं उगा रहे थे, वीट उगा रहे थे, आपने कहा जी चावल उगाना है, चावल ना थोड़ा ज्यादा महंगा बिकता है, प्रॉफिट ज्यादा है इसमें। तो आपको राइस उगाने के लिए उसी लैंड के वीट को क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। भाई अब इस पे गेहूं नहीं उगाएंगे, चावल उगाएंगे। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया। ऐसे ही आपकी फैक्ट्री में हो सकता है, एक एरिया है, आप किस चीज का प्रोडक्शन करना चाहते हो, अगर एक चीज का प्रोडक्शन करोगे तो दूसरे का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बट क्योंकि आपका एरिया जो है वो लिमिटेड है। बात समझ में आई? अगली बात करते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ कॉस्ट में और कॉस्ट कौन कौन सी हैं? दो कॉस्ट और आ गई हमारी निकल के। एक हो गई बच्चों फिक्स्ड कॉस्ट, या फिर इसको टीएफसी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी कहते हैं, और वेरिएबल कॉस्ट या फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इसको कहा जाता है बच्चों। तो इसकी फुल फॉर्म लिख दें। टीएफसी का मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, या सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट भी कहा जा सकता है। टीवीसी का मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्या डिफरेंस है इन दोनों के अंदर? जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिक्स रहती है एट एनी लेवल ऑफ प्रोडक्शन। आप किसी भी लेवल का प्रोडक्शन कर लीजिए, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है बच्चों? ये वेरी कर सकती है, चेंजेस विद चेंज इन प्रोडक्शन लेवल। मतलब अगर प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा तो ये वाली कॉस्ट भी बढ़ेगी, और प्रोडक्शन लेवल घटेगा तो ये वाली कॉस्ट भी घटेगी। आओ जरा इसके बारे में थोड़ा जाने। ये है हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगी चाहे लेवल ऑफ प्रोडक्शन कुछ भी रहे आपका, ये कांस्टेंट है। चाहे आप इतना बनाए, चाहे इतना बनाए, चाहे इतना बनाए, मतलब प्रोडक्शन को इंक्रीज भी कर देंगे या डिक्रीज भी कर देंगे, तब भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है मेरे बच्चों? इसका एग्जाम्पल हो सकता है रेंट ऑफ फैक्ट्री। भाई किसी फैक्ट्री में आप काम कर रहे हो और उस फैक्ट्री का रेंट आपको पे करना है, आपने फैक्ट्री खोल रखी है, तो अगर आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर काम नहीं भी करोगे तो भी आपको उसका रेंट तो पे करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो चाहे आउटपुट हो चाहे आउटपुट ना हो, ऐसे एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी फिक्स है, जो परमानेंट है, चाहे वो काम करें चाहे वो काम ना करें, उनको सैलरी दी ही दी जाएगी। उन एम्प्लॉयज की सैलरी भी क्या हो गई बच्चों? हमारी फिक्स रेंट हो गई। समझ में आ गई बात? पहले पोस्ट पेड कनेक्शन आया करते थे मोबाइल के, आप लोगों ने देखा होगा, तो उनका जो बिल था ना वो फिक्स हुआ करता था। आप चाहे कॉल कितनी भी करो, ज्यादा करो, कम करो, तो ऐसे कनेक्शन इसमें फिक्स अमाउंट चार्ज किया जाएगा आपसे, वो भी क्या हो गई? फिक्स कॉस्ट हो गई, जो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं की जाएगी। आज समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप एक भी कॉल ना करो तब भी उतना ही बिल आएगा, दिन भर कॉल करते रहो तब भी उतना ही बिल आएगा। अब बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट वाले की। ये क्या चीज होती है बच्चों? टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आउटपुट के बदलने के साथ साथ बदली जा सकती है। अगर आउटपुट आपका जीरो होगा, अगर जीरो आउटपुट होगा तो ये कॉस्ट जीरो होगी। जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये कॉस्ट भी बढ़ती चली जाएगी। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है मेरे भाई? इसका एग्जाम्पल हो सकता है रॉ मटेरियल। किसी चीज को बनाने में जो आपका मटेरियल लगने वाला है, ये इसका एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आपको कैंडल्स बनानी है, मोमबत्तियां बनानी है। अब मोमबत्ती बनाने में एक तो धागा लगता है, ऊपर से वैक्स जो मोम लगता है। अब अगर आपको एक मोमबत्ती बनानी है तो एक मोमबत्ती में जितना मोम चाहिए उतना लगेगा। बहुत सारी मोमबत्ती बनानी है, 1000 मोमबत्ती में 1000 के बराबर लगेगा। मतलब जितनी आप कैंडल्स बढ़ाते जाओगे उतना आपका रॉ मटेरियल, वो धागा और वो मोम बढ़ता चला जाएगा।
इस कॉस्ट को बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन जिस मशीन से आप वो कैंडल बनाने वाले हो मोम पिघला के, वो तो फिक्स कॉस्ट है, वो तो एक ही मशीन है, जितनी मर्जी बनाते चले जाओ। जिस एरिया में आप उस मशीन को रख के मोमबत्तियां बनाने वाले हो, वो तो फिक्स कॉस्ट है, वो चेंज नहीं होने वाली। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा, और अगर क्लियर हो गया है तो वो नीचे वो सब्सक्राइब वाला बटन है और उस पर वो बेल आइकन वाला है, वो ऑल पे क्लिक कर दो फटाफट से, तब हम आगे चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, अगर इस डायग्राम की बात करें, इसके हिसाब से डायग्राम कैसा बनेगा? यहां तो डायग्राम चेंज नहीं हो रहा था, एकदम पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कुछ भी बढ़ते चले जाए घटते चले जाए, कॉस्ट 12 है तो 12 ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। बट ये आउटपुट बढ़ने के साथ साथ ये बढ़ती चली जाती है। लेकिन इसमें ना 3 स्टेजेस हैं, एक ये वाली स्टेजेस, एक ये वाली स्टेज और एक बीच वाली स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। ये स्टेज क्या शो कर रही है? ये शो कर रही है कि जो टीवीसी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, वो कैसी है? इनवर्सली एस शेप। यहां लिखने की जरूरत नहीं, मैंने लिख रखा है आप लोगों के लिए। ये कैसी होती है बच्चों? इनवर्सली एस शेप की होती है, मतलब ये उल्टा एस टाइप की कुछ बन जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक ही रीजन है, आपको आंसर में क्या लिखना है? ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और अगर किसी को नहीं पता कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, तो प्रोडक्शन फंक्शन वाली वीडियो के वन शॉट को देख लीजिए, आपके कदमों में आ जाएगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है। समझ में आ गई बात? तो इसकी वजह से ये एस शेप होता है, पहले कॉस्ट डिक्रीजिंग होती है, फिर कांस्टेंट होती है और फिर इंक्रीजिंग होती है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। मेन कॉन्सेप्ट अभी ये समझने वाला है इस चैप्टर के हिसाब से, कि प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती चली जाती है। बच्चों आगे चलते हैं, इनके बीच में अगर डिफरेंस आ जाए तो डिफरेंस, भाई देखो जो भी डिफरेंस आ सकता है वो मैंने आप लोगों के लिए मेंशन किया है, मैं थोड़ी जगह छोड़ देता हूं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखो, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट में क्या डिफरेंस है? ये वेरी करती है, वेरिएबल कॉस्ट वेरी विद लेवल ऑफ आउटपुट, और ये नॉट वेरी विद लेवल ऑफ आउटपुट। ये शॉर्ट रन में कभी नहीं बदलती, सिर्फ लॉन्ग टर्म में बदल सकती है, अगर आपने फैक्ट्री बढ़ा दी, एरिया बढ़ा दिया, जो कि 11th क्लास में आपके सिलेबस में नहीं है, लॉन्ग रन नहीं है, सिर्फ शॉर्ट रन है, तो हम शॉर्ट रन की ही बात करेंगे। इट कैन बी चेंज, ये बदली जा सकती है। ये जीरो होती है जब जीरो प्रोडक्शन हो, ये कबहू जीरो ना होती, कैन नेवर बी जीरो, क्योंकि बिना फिक्स कॉस्ट के आप काम कर ही नहीं सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ तो ऐसा मटेरियल लगाना पड़ेगा आपको जो फिक्स होगा, और अगर ऐसा हो सकता है तो वो एक्सेप्शन है। ठीक है, अच्छा जी, इट इज इंकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर लाइक लेबर, रॉ मटेरियल वगैरह, ये सब होगा। इट इज इंकर्ड ऑन फिक्स्ड फैक्टर लाइक लैंड, बिल्डिंग वगैरह, एग्जांपल दे ही चुके हैं हम आपको। एग्जांपल होगा यहाँ पर कैजुअल लेबर्स, पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एग्जांपल दिया था मैंने आप लोगों को। सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ एग्जांपल दिया था, इंश्योरेंस प्रीमियम, बिल्डिंग रेंट वगैरह, ये इसके एग्जांपल हो गए। तो ये थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट लगभग सेम ही है, इन दोनों को मिला के एक ही पॉइंट लिख दोगे, काम चल जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ कॉस्ट में अगला है टोटल कॉस्ट। अभी तक हमने 3 कॉस्ट पढ़ी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। अब आ गया टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब कुल लागत। हिंदी में क्या कहा जाएगा बच्चों इसको? कुल लागत। कुल लागत मतलब कुल कितना खर्चा आने वाला है, जितनी भी कॉस्ट है उनको जोड़ दिया जाए, वी विल गेट कुल लागत, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट या टीसी इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी लगी प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगी। जितनी वेरिएबल कॉस्ट लग रही है, जितनी फिक्स कॉस्ट लग रही है, दोनों को जोड़ दें तो क्या निकल के आएगा? टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा, और इसी फॉर्मूले से डेफिनेशन बन जाएगी। देखो जरा, is the total expenditure incurred by your firm on the factor of production required for the production of commodity। किसी commodity के प्रोडक्शन के लिए कितना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? टोटल कॉस्ट कहते हैं। अगर हम एक टेबल के थ्रू समझना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, आओ जरा समझें। बहुत ही सिंपल है बच्चों, हमने टोटल फिक्स कॉस्ट को मान लिया कांस्टेंट 12 12 12 12 12 12, इसको आप 10 10 10 10 10 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इधर आपने क्या लिख दी बच्चों? वेरिएबल कॉस्ट लिख दी, 0 6 4 जैसे बढ़ती जा रही है, 0 पे 0 है, कोई भी वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हो, बढ़ती हुई वैल्यू होनी चाहिए। आपके एग्जाम में कोई फिक्स वैल्यूज यहां पर रटने की जरूरत नहीं है, ये फिक्स होगा 10 12 15 20 कुछ भी रख दो,
और इन दोनों को जोड़ के क्या निकल आएगी हमारी टोटल कॉस्ट। तो ये 12 प्लस 0, देखो जीरो आउटपुट पे भी फिक्स कॉस्ट 12 ही है, तो 12 प्लस 0 कितना हो गया 12, 12 प्लस 6 18। ऐसे करते 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 हमने सारी की सारी टोटल कॉस्ट निकाल ली। अगर हम इसको डायग्राम में दिखाना चाहें तो कैसे दिखा सकते हैं, आओ जी, ये रहा टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इसको डायग्राम में दिखाते हैं हम बना के। देखो जी, बहुत ही सिंपल है। हमने एक डायग्राम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का बनाया था, यहां मैं तीनों डायग्राम बना देता हूं। एक डायग्राम हमने बनाया था, कलर अच्छा सा लेते हैं जो दिखाई दे सभी बच्चों को। एक डायग्राम बच्चों हमने बनाया था टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का, एक डायग्राम हमने बनाया था टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। इसमें स्केल देना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर एक्स एक्सिस है, यहाँ पर वाई एक्सिस है, यहाँ पर हम टीएफसी को दिखा रहे हैं, यहाँ पर हम टीबीसी को दिखा रहे हैं, और नीचे हम किसको दिखा रहे हैं बच्चों, आउटपुट को दिखा रहे हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब आपका डायग्राम कंप्लीट हुआ, यहाँ 0 लिख दो तो और मजा आ जाए। डायग्राम बिना स्केल के प्रेजेंट करोगे तो नंबर नहीं देगा टीचर। अब बात की जा रही है टोटल कॉस्ट की। इन दोनों को जोड़ना है। जब इन दोनों को जोड़ोगे आप तो क्या रिप्रेजेंट होगा, अगर इस टोटल वेरिएबल कॉस्ट में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को जोड़ दिया जाएगा तो इस जीरो वाले पॉइंट पे ये जुड़ जाएगी। तो इसकी शुरुआत कहां से होगी, थोड़ा सा ऊपर से, क्योंकि जिस लेवल से फिक्स कॉस्ट है उतनी तो रहेगी रहेगी, 12 तो रहेगी रहेगी। फिर अगले पॉइंट पे आओगे फिर 12 जुड़ जाएगा, फिर अगले पॉइंट पे फिर 12, अगले पॉइंट पे फिर 12, अगले पॉइंट पे फिर 12, अगले पॉइंट पे फिर 12। ऐसे करते करते ये डायग्राम कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से चला जाएगा। तो इसके जस्ट ऊपर एक डायग्राम बन जाएगा जिसके बीच में गैप जो होगा मेरे बच्चों वो कितने का होगा, 12 का, क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 12 है। आ गया डायग्राम आपके कदमों में, कितना आसान है। पहले हमने वेरिएबल कॉस्ट बनाई और वेरिएबल कॉस्ट के हर पॉइंट को, हर पॉइंट में 12 12 12 12 12 जोड़ते चले गए, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट 12 है। तो इन दोनों के बीच का गैप हमेशा क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी कांस्टेंट होती है। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलो बच्चों आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, एवरेज कॉस्ट। अभी तक हमने टोटल वाली कॉस्ट पढ़ ली, अब बात करनी है एवरेज कॉस्ट की। जैसे ये टोटल कॉस्ट 3 तरह की थी, ऐसे ही एवरेज कॉस्ट भी 3 तरह की होती हैं। कैसे निकालते हैं आओ जरा बताया जाए। आ जाओ भाई, यहाँ पर पॉइंटर येलो कलर ले लिया हमने। हमने अभी देखा बच्चों, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब बात कर रहे हैं इन टोटल को एवरेज में कन्वर्ट करने की। तो देखो जी, इस टोटल कॉस्ट को यहां साइड में बताते हैं। अगर टोटल कॉस्ट को कन्वर्ट करना है आपको किस में, एसी यानी कि एवरेज कॉस्ट में, तो कैसे निकलता है, एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए आपको टीसी को क्वांटिटी यानी कि आउटपुट से डिवाइड कर देना है। क्योंकि एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या होता है, एवरेज कॉस्ट इज द कॉस्ट पर यूनिट। भाई मोटा सा एग्जांपल देते हैं, 10 पेन बनाने में आपके 1000 रुपए खर्च हो गए, इसका मतलब एक पेन कितने का बना, 1000 अपॉन में 10, 100 रुपए का बना। तो पर यूनिट कॉस्ट अगर आपको निकालनी हो तो उसे कहा जाएगा एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ पर यूनिट। तो जितने भी एवरेज कॉस्ट हैं, चाहे वो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हो, चाहे वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो, चाहे वो एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट हो, इसको निकालने के लिए हर बार आपको टोटल कॉस्ट को पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए क्वांटिटी यानी कि आउटपुट से डिवाइड कर देना होगा। तो बड़ा ही सिंपल तरीका हो गया ये तो। अगर एसी निकालना है या फिर हम इसको एटीसी भी कहते हैं, एटीसी तो सेम फॉर्मूला। अगर हमें एवीसी निकालना है तो टीवीसी अपॉन में क्वांटिटी, और अगर हमको एएफसी निकालना है तो टीएफसी अपॉन में क्वांटिटी। बात समझ में आ गई, एक बार नोट कर लीजिए जरा फटाफट से इसको, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ठीक है, अब कैसे किया जाएगा बच्चों,
एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व, इनके डायग्राम, इनके पॉइंट्स, इनकी तरफ चलते हैं जरा। बहुत ही सिंपल है एवरेज कॉस्ट। अच्छा, इससे एक रिलेशनशिप मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व से रिलेटेड। अगर हम इसी डायग्राम में, ओ सॉरी, इसी फॉर्मूले में हम कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक रिलेशनशिप यहां पता लगा हमको, TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC। अगर हम एक और रिलेशन बनाए, क्योंकि हमने ये सीख लिया सबके अपॉन में क्वांटिटी 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 आ रही है, तो अगर यहां सबके अपॉन में क्वांटिटी डाल दी जाए तो क्या नया रिलेशन निकल के आएगा कोई? आओ जरा देखें। इसके अपॉन में क्वांटिटी कर दी, इसके अपॉन में क्वांटिटी कर दी, इसके अपॉन में क्वांटिटी कर दिया, तो ये क्या बन गया? ये बन गया एवरेज कॉस्ट। ये क्या बन गया? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। और ये क्या बन गया? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। यही तो लिखे थे फॉर्मूले अभी। तो बच्चों एक और प्रॉपर्टी निकल के आ गई कि अगर हमें एवरेज कॉस्ट या फिर एवरेज टोटल कॉस्ट निकालना है, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व को जोड़ दिया जाए तो हम क्या पता लगा सकते हैं? एवरेज टोटल कॉस्ट पता लगा सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बात समझ में आ गई सभी को? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, एक एक करके इनको समझते हैं। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व, एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व जो है वो टोटल फिक्स कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करके निकल के आता है। इससे कुछ चीजें बनती हैं, आओ वो बना के देखें। हमने यहां पर 12 12 12 एवरेज कॉस्ट कर्व मान लिया है। आप 10 10 10 भी मानोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सेम प्रॉपर्टी बनेगी, सेम रूल बनेगा। आप 20 20 20 20 20 मान लोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप एकदम तरीके से सॉल्व कर सकते हो, मतलब रटना तो कुछ है ही नहीं, रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब आपको एवरेज फिक्स कॉस्ट कब निकालना है, तो डिवाइड करोगे। भाई पहले वाले में जीरो है यूनिट, अब जीरो यूनिट को नॉट डिफाइंड करा जाएगा तो इस पे आप डैश लगा सकते हो या फिर इन्फिनिटी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। अगला डिवाइड बाई 1 करेंगे, तो हमने 12 के हिसाब से टेबल बनाई है ये वाली, तो 12 अपॉन में 1 कितना आ गया जी? 12। 12 अपॉन में 2 कितना आ गया जी? 6। तो हमें यहाँ पर एक चीज दिखाई दे रही है कि भाई इस वाली यूनिट पे 12 थी, 12 से सीधा खटाक से घट के 6 आधी हो गई, लेकिन फिर आधी नहीं हुई, और फिर आधी नहीं हुई, फिर आधी नहीं, घट तो रही है बट इतनी स्पीड से नहीं घट रही जितनी स्पीड से स्टार्टिंग में घटी थी। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे कमेंट में लिख के बताओ, क्या एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व कभी यहां पर जीरो आ सकती है? बताओ जरा कमेंट में लिख के। अब मैं आंसर बताता हूं आप लोगों को, पॉज कर देना वीडियो को, फिर लिखना, फिर देखना कि आपका सही था कि नहीं था। तो बच्चों इसका आंसर है नहीं, एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व कभी जीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यहां पर कितनी भी यूनिट्स बढ़ा दी जाए एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व कभी जीरो नहीं आएगी। तो इसके हिसाब से एक डायग्राम बना के देखें कैसा बनेगा हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व का डायग्राम बच्चों। कुछ इस तरीके से एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व हमारा बनेगा। आप कह सकते हो सर इंडिफरेंस कर्व बना दिया आपने, हाँ हाँ कुछ वैसा ही है, लेकिन ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह बनता है हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व। ये स्टार्टिंग में तो बड़ी तेजी से गिरता है और बाद में इसके गिरने की स्पीड कम होती जाती है, बट ये कभी एक्सेस को टच नहीं करेगा, कभी भी ये जीरो नहीं होगा, ये हमेशा इसके बहुत पास चला जाएगा बट जीरो कभी नहीं होने वाला बच्चों। तो यहां हमने एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व रख दिया, यहां पर हमने आउटपुट को रख दिया, और इससे हमें यह पता लग गया कि हर यूनिट के इंक्रीज होने के साथ साथ जैसे जैसे यूनिट बढ़ेगी एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व हमेशा गिरेगी। क्लियर है? चलो बच्चों आगे चलते हैं। अब आते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की तरफ। जैसे हमने एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व निकाला, ऐसे ही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व भी निकाली जा सकती है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व को डिवाइड कर देंगे आउटपुट से, 6 अपॉन में 1 कर दिया तो ये 6 आ गया। ऐसे करके हमारी क्या आ गई बच्चों? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में देखो एक नई चीज दिखाई दे रही है, पहले कॉस्ट घट रही है और फिर बढ़ना शुरू हो गई, अगली यूनिट पे और जाओगे आप तो और बढ़ना शुरू हो जाएगी। मतलब ये सिर्फ गिरती हुई नहीं होती, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह नहीं होती, ये यू शेप की होती है। इसके पीछे अगर आपसे रीजन पूछ लें तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व इज
यू शेप्ड, वाई? कमेंट में बताओ, पॉज करो, अब आंसर सुनो। बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से जो हमारा कॉस्ट कर्व है वो यू शेप होता है बच्चों। अब समझ लो आप कितना इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन फंक्शन करना। फटाफट से जाके उसकी वीडियो देख लेना जल्दी से जाके, क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, हर जगह अप्लाई होने वाला है। इन्वर्टली एस शेप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से, यू शेप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। तो अगर हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व बनाए बच्चों तो कैसा बनेगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, स्टार्टिंग में ये घटेगी कॉस्ट, फिर कांस्टेंट होगी और फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी। आउटपुट बढ़ने के साथ साथ पहले कॉस्ट घटती है, कांस्टेंट होती है और फिर बढ़ना शुरू हो जाती है। ध्यान रखना, गलती मत कर देना एग्जाम में, ये चीजें लिखे बिना डायग्राम बनाया तो नंबर कट जाने हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो किसी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। अब आते हैं अगले पे, एवरेज टोटल कॉस्ट का। जैसे हमने एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट समझ लिया, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकल रही थी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को जोड़ के। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी, या फिर एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, एवरेज वेरिएबल नहीं, एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी बच्चों, उसी टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो या फिर दोनों एवरेज को जोड़ दो। दो तरीके निकल आए बच्चों, देखो जी। तो एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टीसी अपॉन में क्वांटिटी, या फिर एक और फॉर्मूला निकल के आया, अभी हमने बनाया था फॉर्मूला डेरिवेट किया था, देखो पीछे स्लाइड्स में, कहां गई हमारी वो स्लाइड, ये रहा। एवरेज टोटल कॉस्ट या एटीसी इज इक्वल टू एएफसी और एबीसी का टोटल। एक तरीका हमने यहां सीखा टीसी अपॉन में क्वांटिटी, और एक तरीका हमने यहां सीखा। इन दोनों तरीकों से हम इसको निकाल सकते हैं बच्चों। ये आ गई हमारी स्लाइड। तो हमने कैसे निकाला, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एएफसी प्लस एबीसी इज इक्वल टू एसी, या फिर अगर हमें क्वेश्चन में टीसी गिवन है तो सीधा टीसी को क्वांटिटी से डिवाइड करके भी आप निकाल सकते हो। दो फॉर्मूले पता लग गए, एएफसी प्लस एबीसी या फिर टीसी अपॉन में क्वांटिटी। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइए जरा। देखें जरा डायग्राम कैसा होता है हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व का, ये भी यू शेप होता है, और इसके यू शेप होने का रीजन, अरे यू शेप थोड़ा अच्छे से लिख दिया जाए जरा, इसके यू शेप होने का रीजन भी क्या है बच्चों, वही सेम आंसर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बात समझ में आई, बहुत ही आसान। देखो हमने यहाँ पर आउटपुट लिखा, एक्स लिखा, 1 2 3 4 5 लिखा, यहाँ पर 2 4 5 6 करके ऐसे करके डायग्राम बना दिया। अब आप इस टेबल से एग्जैक्टली मैच नहीं भी कर पाओगे तो कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। इस टेबल के एग्जैक्टली अकॉर्डिंग बनाने की जरूरत नहीं है, फ्री हैंड डायग्राम है आपके सिलेबस में, तो आप बस स्केल लिखोगे और ऐसे करके बना दोगे, पहला वाला मैच कर जाए, बाकी इधर उधर हो जाए छोटे बहुत 19-20, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली। समझ में आ गई बात यहाँ तक? चैप्टर हम लगभग 80% निपटा चुके हैं इतने से टाइम में। अब आते हैं मेन चीजें जो एग्जाम में आ सकती हैं और ज्यादा। आओ जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एसी, एबीसी एंड एएफसी। ये कुछ खास बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और ये रिलेशनशिप में बहुत काम आने वाले हैं। जब एसी और एबीसी के बीच में रिलेशन पूछ ले, एएफसी और एबीसी के बीच में रिलेशनशिप पूछ ले, या फिर इन तीनों का एक साथ रिलेशनशिप पूछ ले, तो ध्यान देना। जो डायग्राम हमने अभी कुछ इस तरीके से बनाया था, ये उसके अगेंस्ट में एक और डायग्राम है। कैसा, देखो जी, ये एक डायग्राम बनाया था हमने जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट थी, ऐसे करके वेरिएबल कॉस्ट थी, और ऐसे करके टोटल वेरिएबल कॉस्ट थी। बात समझ में आ रही है? इस डायग्राम में क्या था, इनके बीच का जो गैप था वो कांस्टेंट था, क्योंकि टीएफसी भी कांस्टेंट थी। बट यहां पर इन दोनों का जब हमने एवरेज निकाला तो देखो इनके बीच का गैप कम होता जा रहा है। पहले गैप बहुत ज्यादा है,
फिर गैप और कम और कम और कम और कम और कम होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चों यहां पर इन दोनों के बीच में गैप टीएफसी का था जो कि कांस्टेंट थी, यहां पर इन दोनों के बीच में गैप एएफसी का है जो कि घटती जा रही है घटती जा रही है घटती जा रही है। हमने तो बनाया था अभी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, पहले तेजी से गिरता है फिर कम फिर कम फिर कम फिर कम, यही चीजें रिलेशनशिप में लिखी हुई है। पहला पॉइंट, एसी कर्व विल ऑलवेज लाई अबव एबीसी, एसी हमेशा एबीसी से ऊपर रहेगा। क्यों? क्योंकि एसी के अंदर हमेशा एक एक्स्ट्रा कॉस्ट जुड़ी हुई है। कौन सी वाली? एवरेज फिक्स कॉस्ट, जो जीरो नहीं है। जीरो नहीं है तो हमेशा कुछ ना कुछ एडिशनल ऐड हो रखा है, इसलिए ऊपर है। दूसरी बात, एबीसी रीचेज इट्स मिनिमम पॉइंट पॉइंट बी एट लेवल ऑफ आउटपुट लोअर देन दैट ऑफ एसी। देखो जी, एबीसी का मिनिमम पॉइंट जल्दी आ गया और एसी का मिनिमम पॉइंट बाद में आया। रीजन भी वही है, एएफसी की वजह से। बिकॉज व्हेन एबीसी इज एट मिनिमम पॉइंट, एसी इज स्टिल फॉलिंग बिकॉज ऑफ फॉलिंग एएफसी। इसके मिनिमम पॉइंट आने के बाद भी एएफसी की वजह से ये गिरता जा रहा है। एज द आउटपुट इंक्रीजेस, the gap between AC and ABC curve decreases। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा इनके बीच का गैप कम होता जाएगा। क्यों होता जाएगा? बता रखा है आपको, अभी समझाया है। टीएफसी यहां पर कांस्टेंट थी इसलिए गैप कांस्टेंट था, एएफसी गिरती जा रही है इसलिए गैप भी घटता जा रहा है। बात समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, अगर बेहतरीन तरीके से, गलती नहीं होनी चाहिए एग्जाम में किसी भी तरह की। समझ गए? चलो बच्चों आगे की बात करते हैं। मार्जिनल कॉस्ट, पापा कॉस्ट, ये क्या कहता है? बच्चों मार्जिनल वर्ड एक जादूगर वर्ड है जो इकोनॉमिक्स में कई चैप्टर्स में आया है। चाहे वो मार्जिनल प्रोडक्ट प्रोडक्शन चैप्टर में हो, यहां पर मार्जिनल कॉस्ट हो, मार्जिनल यूटिलिटी हो, मार्जिनल रेवेन्यू हो। अभी मार्जिनल रेवेन्यू आएगा आपके अगली वीडियोस जो देखोगे आप, उसमें रेवेन्यू चैप्टर में दिखेगा। तो जहां भी मार्जिनल आ रहा है ना, वहां पर मान लेना एडिशनल की बात कर रहा है। मार्जिनल मींस एडिशनल, चाहे वो एडिशनल यूटिलिटी हो, चाहे वो एडिशनल कॉस्ट हो, चाहे वो एडिशनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो, जहां भी मार्जिनल वर्ड आएगा, चाहे वो एडिशनल रेवेन्यू हो, वो एडिशन की बात करेगा। मतलब एक एडिशन करके आपके टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, टोटल प्रोडक्ट, इन सब में क्या चेंज आ रहा है। तो यहां पर मार्जिनल कॉस्ट कहता है कि एक एडिशनल आउटपुट को प्रोड्यूस करके आपकी टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है, उसे कहा जाएगा मार्जिनल कॉस्ट। सिंपल सा फंडा। जैसे आपने 10 मार्कर बनाए तो आपके 100 रुपए लगे, 11 बनाए तो 120 लगे, तो 11वें मार्कर ने कितना खर्चा करा? 20 रुपए खर्चा करा। भाई 11वें मार्कर ने 120, 10 मार्कर ने 100, डिफरेंस निकाला 20। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। तो मार्जिनल कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। फॉर्मूला, अगर हमें एमसी निकालना है किसी भी यूनिट का, तो उसके सामने वाला टीसी और उसके पीछे वाले टीसी का डिफरेंस निकाल दो, पता लग जाएगा। जैसे अगर हमें एमसी निकालना है 10वीं यूनिट का, तो टीसी ऑफ 10वीं यूनिट माइनस टीसी ऑफ 9वीं यूनिट आंसर आ जाएगा। एक और तरीका है, अगर ये लगातार यूनिट ना दे रखी हो, अगर आपको कुछ ऐसा दे रखा हो, टोटल कॉस्ट ऑफ 5 यूनिट दे रखी है बच्चों 100, एंड टोटल कॉस्ट ऑफ 8 यूनिट दे रखी है बच्चों आपको 130। अब निकालना है, अब 8 और 7 तो है ही नहीं हमारे पास, यहां तो 7 का फॉर्मूला था, तब ये वाला फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्या करना है आपको? चेंज इन टीसी कितना आया? 30, 100 से 130, और चेंज इन क्वांटिटी कितना आया? 3। तो इसका मतलब आपकी मार्जिनल कॉस्ट क्या हो गई बच्चों? 10 हो गई 8वीं यूनिट की। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी बच्चों? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। MC is not affected by fixed cost. That is the very, very important property. इसको आपको याद रखना है बच्चों, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये कह रहा है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है ना, वो कभी फिक्स्ड कॉस्ट से, मतलब मार्जिनल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट का कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसा क्यों है? प्रूव कर सकते हैं, आओ जरा प्रूव करके दिखाते हैं। और मार्जिनल कॉस्ट का इस तरीके से ऐसे बनता है, बहुत ही शार्प कट होता है। जैसे नाइकी का साइन बनता है ना, कुछ इस तरीके से एकदम राइट बनाते हैं, जैसे हम उस तरीके से, बड़ा सिंपल तरीके से, थोड़ा सा घटाना और फटाक से बढ़ा देना। इन इसका जो बढ़ने का स्लोप है सबसे तेज होता है।
एसी, एवीसी सबसे तेज होता है। अब देखो कैसे इसमें फिक्स्ड कॉस्ट किसी काम की नहीं होती। हमने एज्यूम कर रखी थी बच्चों फिक्स्ड कॉस्ट 12 12 12 12, ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट थी। ये हमारी टोटल कॉस्ट निकल के आई थी। कैसे? इस वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ के 12 + 6 मिला के 18। अब हम एमसी निकाल के देखते हैं, एक बार टीसी से और एक बार टीवीसी से। भाई इसमें तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, सॉरी इसमें तो फिक्स्ड कॉस्ट है ही नहीं। तो जब इसमें फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है तो इससे आंसर नहीं आना चाहिए एमसी का, तो फिक्स्ड कॉस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगी। लेकिन हम निकाल के देख रहे हैं तो भैया 18 - 12 6 और 6 - 0 6, अरे सेम ही आंसर आ रहा है। 22 - 18 4 और 10 - 6 4, यहां पर भी सेम ही आंसर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? बहुत ही सिंपल सा आंसर है। देखो यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है और यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट कैंसिल हो जा रही है। कैसे? देखो 12 12 सब में जुड़ी हुई है, मतलब इस 18 में भी 12 है और इस 12 में भी 12 है, इस 22 में भी 12 है और इस 18 में भी 12, मतलब हर जगह ये 12 है। तो ये 12 से 12 क्या हो जा रहा है? कैंसिल आउट हो जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा एमसी सेम वेरिएबल कॉस्ट से भी वही निकलेगा और टोटल कॉस्ट से भी वही निकलेगा। क्लियर है बच्चों? ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, इसको याद रखना, एमसी बनाने में गड़बड़ मत करना। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। आगे चलते हैं बच्चों, रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी। एसी और एमसी के बीच में रिलेशनशिप, ये मान के चलो एग्जाम में क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा। 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रखा है, ऐसा मान लो। ठीक है, कैसे बनाते हैं रिलेशनशिप? तो हमने एक एसी बनाया यू शेप और नीचे से एमसी काट दिया। एमसी की खास बात है कि एमसी जब बढ़ रहा होगा ना तो एवरेज कॉस्ट कर्व हो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व हो, सबको उनके मिनिमम पॉइंट पे कटक 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 कट करता हुआ चला जाएगा। तो ये इसके मिनिमम पॉइंट से ऐसे कट करता हुआ जाएगा। तो 3 प्रॉपर्टीज आ गई, वो तीनों याद रखनी है। जब एमसी गिर रहा होता है, या फिर ऐसा मान लो कि जब एमसी लेस देन एसी होता है, जब एमसी इससे नीचे, यहां पर देखो यहां से लेके और यहां तक एमसी जो है वो लेस देन एसी है ना? तो तब तक एसी गिरता ही है, यहां से लेके यहां तक एसी गिर ही रहा है। इस पॉइंट पे जहां ये कट करेगा उसके बाद से एसी बढ़ना शुरू हो गया है। तो जब एमसी और एसी बराबर है तब एसी रुक गया है, कांस्टेंट हो गया है। तो कांस्टेंट है और मिनिमम पॉइंट पे है। और जब ये इससे ऊपर आ गया तो एसी ने बढ़ना शुरू कर दिया। कितने इजी रिलेशनशिप के पॉइंट बन गए, नहीं बन गए? लड्डू है बच्चों चैप्टर, अगर ध्यान से करोगे तो बन गए रिलेशनशिप, हलवा एकदम, खल्लास, खत्म। अच्छा, इसके न्यूमेरिकल्स की मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर भी मैं एक न्यूमेरिकल या 2 न्यूमेरिकल आपके लिए करता हूं यहाँ पर ट्राई। अब एबीसी, एसी और एमसी के बीच में रिलेशनशिप, तो जो एमसी कर्व है दोनों को उनके मिनिमम पॉइंट पे काटा। देखो यहां भी कट करा और यहां भी कट करा, तो आप यहां से रिलेशनशिप निकाल सकते हो। जब तक ये दोनों गिर रहे होते हैं, जब तक ये दोनों गिर रहे होते हैं, एमसी इन दोनों से नीचे है। जब ये दोनों बढ़ रहे हैं, एमसी इन दोनों से ऊपर है और एमसी इनको इनके मिनिमम पॉइंट पे कॉन्स्टेंटली काटता हुआ चलता है। और एक और पॉइंट बन जाएगा कि एमसी के बढ़ने का स्लोप इन दोनों के बढ़ने के स्लोप से बहुत तेज होता है, इसलिए कट करता हुआ भग जाता है यहां से लेके यहां तक। इसके पीछे जो रीजन है कि ऐसा स्लोप इतना तगड़ा क्यों होता है, इसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा आपकी, वहां बताऊंगा कि व्हाई दिस स्लोप इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है। ठीक है, अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इस चैप्टर में करनी है, न्यूमेरिकल पे चलना है बहुत जल्दी। तो इसका आप लोग यहां पर आपका होमवर्क है कि आपको इन्हीं 3 पॉइंट्स को यहां पर लिख के दिखाना है बच्चों। ठीक है, चलो बच्चों आगे चलते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन टीसी एंड एमसी। टीसी और एमसी के बीच में रिलेशनशिप, ये रेयर आने के चांसेस है, बट फिर भी हम कर लेते हैं क्योंकि छोड़ना हमें कुछ नहीं है, कभी कभी टीचर दे देता है। तो जो स्लोप है ना इनवर्टली एस शेप, इसी पे डिपेंड कर रहा है ये एमसी। देखो जब तक एमसी गिर रहा है, जब तक एमसी गिर रहा है तब तक कॉस्ट का स्लोप जो है थोड़ा कम होगा। तो स्लोली स्लोली ये बढ़ेगा, लेकिन स्लोली बढ़ेगा। जब ये मिनिमम होगा तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? कांस्टेंट। और जब ये बढ़ना शुरू हो जाएगा तो इसके बढ़ने का स्लोप और तेजी से हो जाएगा, फास्ट स्पीड से ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो
इसे फास्ट वर्ड ना लिख के आप यहां पर लिख सकते हो इंक्रीजिंग रेट। तो यहां पर क्या लिखोगे, इंक्रीजिंग रेट, यहां पर इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा और यहां पर डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा। क्यों बच्चों? क्योंकि हर एडिशनल कॉस्ट जो है वो घट रही है। एमसी तो एडिशनल कॉस्ट ही होती है, तो हर एडिशनल कॉस्ट घटेगी तो इसके बढ़ने का स्लोप कम हो जाएगा। जब रुक जाएगी कॉस्ट, एमसी कांस्टेंट हो गया, जीरो हो गया एक तरह से, अगली यूनिट पे नहीं बढ़ रहा, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। अब एमसी बढ़ रहा है तो इसकी बढ़ने की स्पीड भी बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गई? तो इसके पॉइंट बना सकते हैं हम अगर चाहें तो। क्या पॉइंट बनेंगे इसके? 3 पॉइंट। देखो बच्चों, व्हेन एमसी डिक्रीजेस, जब डिक्रीज होता है, देन टीसी इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। टीसी इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। व्हेन, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, व्हेन एमसी इज एट इट्स, ये एन है, मिनिमम पॉइंट, देन टीसी इज कांस्टेंट। और व्हेन एमसी rises, then TC increases at इंक्रीजिंग रेट। तो टीसी क्या करता है बच्चों? इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर जाता है। 3 पॉइंट में रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। चलो जी, अब आते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इसके स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों आप। एग्जाम न्यूमेरिकल्स करने में ये सारे के सारे फॉर्मूले बहुत काम आने वाले हैं। एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें और इस सबको अपनी कॉपी में नोट कर लो। जहां सोते जागते उठते बैठते सारे के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, नहीं तो आप न्यूमेरिकल करने में गड़बड़ कर दोगे। और जितने हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो सारे इसी फॉर्मूले से बने हुए हैं। जो भी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं सारे फॉर्मूले यहाँ पर आ गए। देखो एक ही फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले बने हुए हैं। टीसी इज इक्वल टू टीसी माइनस टीवीसी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी होता है। तो ये देखो, इस फॉर्मूले से ये ऊपर के दोनों फॉर्मूले बन गए हैं। ये फॉर्मूला बना हुआ है, ये एवरेज फिक्स कॉस्ट वाले फॉर्मूले से बन गए हैं। तो सारे वही फॉर्मूले हैं, बट एक साथ लिखे होते याद करने में आसानी होती है। और जरा एक क्वेश्चन करके देखते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स हमें भरना होता है। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है वो काम की देखनी जरूरी है। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? टीसी दे रखा है, एसी दे रखा है, एमसी दे रखा है। इसके फॉर्मूला याद कर लो ताकि काम आए। टीसी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एसी अगर दे रखा है तो इनटू में क्वांटिटी कर दो, टीसी आ जाता है। यहां पर ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। एमसी का फॉर्मूला होता है टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1, यहां से भी फॉर्मूला यूज होता है। और हाँ, और एक और फॉर्मूला होता है टीसी इज द सिग्मा, टीसी तो नहीं आएगा, टीबीसी आएगा। ठीक है, ये भी इस्तेमाल हो सकता है यहाँ पर। टीबीसी इज द सिग्मा एमसी। अगर हम एमसी को जोड़ते चले जाएंगे तो टीबीसी निकल के आ जाता है बच्चों। अब इस क्वेश्चन में हमें फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दे रखी है, तो जब फिक्स्ड कॉस्ट ना दे रखी हो तो एज्यूम करना होता है फिक्स्ड कॉस्ट जीरो। एज्यूम्ड फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू जीरो। शून्य मान ली हमने फिक्स्ड कॉस्ट बच्चों। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब सॉल्व करके देखते हैं। अब टीसी दे रखा है तो एसी निकाल सकते हैं ना। 100 अपॉन में 2 करा, कितना आ गया बच्चों? 50 आ गया। लाल कलम लेके यहाँ 50 लिख दिया, क्योंकि हमें पता है कि एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन में क्वांटिटी, डिवाइड करते ही आंसर आ गया। अब इस यहाँ तो ये भी नहीं दे रखा, ये भी नहीं दे रखा, अब कैसे निकलेगा? अब हमें ये पता है कि दिस माइनस दिस ये होता है, दिस माइनस दिस ये होता है। इस तरीके से हमारी मार्जिनल कॉस्ट निकाली जा सकती है, क्योंकि वी नो दैट मार्जिनल कॉस्ट, अभी तो लिखा है हमने फॉर्मूला, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टीसीएन माइनस टीसीएन माइनस 1। तो अगर हम इस सेकंड वाले में से इस फर्स्ट वाले को माइनस कर दें बच्चों, तो हमारी
मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। अब फर्स्ट वाला ही हमको पता नहीं है, अरे भैया जब फर्स्ट वाला ना पता हो तो कैसे किया जाए, तो इसके लिए प्रॉपर्टी याद रखनी जरूरी है। पहली यूनिट पे जो मार्जिनल कॉस्ट है और जो एवरेज कॉस्ट है और जो टोटल कॉस्ट है वो बराबर होगी, क्योंकि हमने फिक्स्ड कॉस्ट को क्या मान लिया बच्चों, जीरो मान लिया है। जब फिक्स्ड कॉस्ट जीरो हो गई तो टीसी, टीवीसी, एवीसी, एमसी, मतलब जितने भी हैं पहली यूनिट पे सबके सब बराबर ही होने वाले, फिक्स्ड कॉस्ट तो जीरो है। समझ में आ गई बात? अच्छा जी, तो यहां पर 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। अब ये वाला सॉल्व हो जाएगा। 100 माइनस 30 कितना आ गया बच्चों, 70 आ गया। अब इसको निकालना है, हमें पता है कि दिस माइनस दिस ये हो सकता है भाई। थर्ड यूनिट में से अगर सेकंड यूनिट को माइनस करें तो ये आ सकता है, क्योंकि फॉर्मूला पता है टीसीएन माइनस टीसीएन माइनस 1, तो दिस माइनस दिस ये 5 आना चाहिए। तो मतलब यहाँ क्या हो, अगर वैल्यू अगर यहाँ 105 हो तो ये 5 आएगा, तो पता लग गया दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। अब इसको डिवाइड करके बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, ये 35 आ गया। ऐसे ही बच्चों बाकी टेबल भी हंस के कंप्लीट हो जाएगी। दिस माइनस दिस ये आ गया, तो यहाँ क्या हो सकता है, 115 माइनस 5 110। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों दिस माइनस दिस ये आना चाहिए, लेकिन ना ये पता है ना ये पता है, बस ये पता है हमें। अब जब एवरेज कॉस्ट पता है तो ये निकालना बहुत आसान हो गया भाई। कैसे निकलेगा, 27 इंटू 5 कर दो, सॉल्व करके यहाँ वैल्यू आ जाएगी। बाकी टेबल आराम से निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दिस माइनस दिस करके ये आ जाएगा, ये भी वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड करके ये आ जाएगा। है कि नहीं आसान, इजी है कि नहीं है? एक क्वेश्चन और करके दिखाऊं? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, उस वाले बचे वाले को आप कंप्लीट कर लेना। यहां पर क्या कहना चाह रहा है, यहां पर कह रहा है टोटल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट, दो कॉस्ट दे रखी हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट हो सकता है निकालनी भी पड़ जाए हमको। देखें जरा कि फिक्स्ड कॉस्ट यहां निकल सकती है कि नहीं निकल सकती है। टोटल कॉस्ट हो गई जी बच्चों 60। अच्छा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, अच्छा इसको मल्टीप्लाई करके ये आ नहीं सकता, तो बच्चों एक कॉलम बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या ले लिया, एक नया कॉलम ले लिया। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से हमने ले ली टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है जी। अब हम सबको ये पता है कि पहली यूनिट पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों बराबर होती हैं, तो ये 20 हो जाएगी। अब ये 20 हो गई तो 21 जा 20, ये भी 20 हो गई। अरे भैया अब टोटल कॉस्ट पता लग गई, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पता लग गई। अब तो फिक्स्ड कॉस्ट बड़े आराम से निकाली जा सकती है, क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूले को। हमें पता है कि टीसी इज इक्वल्स टू टीएफसी प्लस टीवीसी। अब टीसी पता है 60, टीएफसी पता है 20, तो टीवीसी आ जाएगी, टीवीसी पता है हमें 20, तो टीएफसी निकल आएगी नहीं निकल आएगी, ये निकाल देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों 40। तो हमने एक और टेबल फाइंड आउट कर ली टीएफसी की। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाएगी, 40 40 40 40 40। अब टेबल बनाना आपके बाएं हाथ का खेल हो गया है बच्चों। देखो जी, इस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। 18 2 जा 36। अब 36 में 40 जोड़ दो, ये आ गया 76। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं मार्जिनल कॉस्ट पे। देखो टीवीसी से मार्जिनल कॉस्ट निकाली जा सकती है बड़े प्यार से। 36 माइनस 20 या 76 माइनस 60 कर दो, ये 16 आ गए। अब हमें ये पता है कि दिस माइनस दिस ये होता है, बट दिस प्लस दिस ये नहीं हो सकता, वो यही होता है, ध्यान रखना। टीसी से एमसी निकल सकती है, प्रॉपर्टी लिख लो बच्चों ध्यान से। टीसी से एमसी, हिंदी में लिख रहा हूं ताकि कभी ना भूलें आप, निकल सकता है डायरेक्टली, सीधा। बट अगर आप एमसी से टीसी निकालोगे तो वो पॉसिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब फिक्स्ड कॉस्ट जीरो। बट इस क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट जीरो नहीं है, तो एमसी से टीसी नहीं निकलेगा। एमसी से क्या निकलेगा, टीवीसी निकलेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकलेगी, ध्यान रखना। बट एमसी से
टीवीसी ही निकलता है। हमेशा याद रखना, कभी गलती नहीं करना बच्चों इस बारे में। तो अगर हम इस 36 में इसको देखें, यहां से इसको माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा, तो 18 प्लस 36 टीवीसी आ जाएगा। 18 और 36 को जोड़ दें बच्चों तो आंसर क्या आता है, 3 और 1 4 और ये 4, ठीक है, 54 आंसर आएगा। 54 प्लस 40 कर दो तो 94 ये आ गया आपका, ये भी निकल आया। अब जब ये निकल आया तो इसको इससे डिवाइड कर दो, ये भी 18 आंसर आ गया आपका। अब तो सब आसान है, इससे इसको माइनस करके ये निकल सकता है। बच्चों जो हमने कॉलम्स बनाए हैं उनको आप कंप्लीट ना भी करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो डैश हैं वो कंप्लीट करने जरूरी होते हैं, ठीक है। तो 120 में से 94 चला गया तो कितना आ गया बच्चों, 26, तो ये 26 आ गया। अब लास्ट वाला फिर निकालना है, तो फिर यहाँ की हेल्प ले लेंगे। 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110। 110 में 40 जोड़ेंगे तो 150, और 150 में से 120 माइनस करेंगे तो 30। लो जी आ गया मार्जिनल कॉस्ट। सारे के सारे ब्लैंक्स हमारे कंप्लीट हो गए। समझ में आया ना कितना आसान है बच्चों। तो फॉर्मूले अगर आपको ठीक से लगाने आते हैं, अगर आपने चैप्टर की डीप स्टडी करी है, तो आप आराम से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करने का तरीका, आप पूरी टेबल कभी भी एक साथ ना सॉल्व करें। आप ये देखें कि जो अवेलेबल वैल्यूज हैं उनसे आप क्या क्या रिलेटेड निकाल सकते हो। जैसे यहां पर अवेलेबल था मार्जिनल कॉस्ट, तो उससे आसानी से टीवीसी निकल सकती थी, ठीक है। इस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल सकती थी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट से टोटल कॉस्ट निकल सकती थी। बहुत ही आराम से धीरे धीरे करके टेबल आपकी कंप्लीट हो जाती है बच्चों। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। आगे चलते हैं। कैलकुलेट टीसी एंड एबीसी, ये कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, बहुत सिंपल होता है बच्चों, इसमें कोई खास दिमाग नहीं लगाना आपको। नंबर ऑफ वर्कर दिए हुए हैं, 50 लोग हैं, बस इंफॉर्मेशन और आंसर, छोटे से फॉर्मूले से आंसर आ जाता है। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, ये कह रहा है 100 यूनिट बनाई है। वीकली वेज ऑफ ईच वर्कर, हर आदमी की एक सप्ताह की 200 रुपए की सैलरी है और 50 लेबर है। तो यहीं से आधा क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो गया। 50 लेबर, 200 की एक वीक की सैलरी, तो 10,000 रुपीज हमारी क्या आ गई बच्चों, वेजेस आ गई। एक काम की इंफॉर्मेशन निकल आई। वीकली रेंट ऑफ शेड, अब रेंट जो है ये क्या हो गया बच्चों, ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। निकालना क्या है, टीसी और एबीसी निकालना है इसके अंदर, टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। रॉ मटेरियल यूज्ड, ये हमारा वेरिएबल हो गया। अच्छा वेजेस भी हमारी क्या होती है बच्चों, ये भी वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो एक ये हो गई वेरिएबल कॉस्ट, रॉ मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट। पावर, पावर भी बच्चों क्या होती है हमारी, वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो 3 वेरिएबल कॉस्ट आ गई हमारे पास, पुट कर दो। पहले निकाल देते हैं हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्या क्या आएगा इसके अंदर, वेजेस आएगी, प्लस रॉ मटेरियल आएगा, प्लस पावर आएगा। तीनों को जोड़ दिया, 10,000 रुपए की वेजेस है, 1,600 रुपए का रॉ मटेरियल और 300 रुपए का पावर। और कोई खर्चा नहीं, 10 11, तो ये आ गया बच्चों 11,900 रुपया। ये आ गई टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये कितनी है बच्चों हमारी, 400 रुपया। ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो गई 11,900 और ये 400 रुपए। अब हमें क्या क्या चाहिए, टीसी चाहिए। लो जी आ गया, टीसी इज इक्वल्स टू टीएफसी प्लस टीवीसी। ये रही टीवीसी, इसको टीवीसी लिख सकते हैं हम, टीवीसी लिख सकते हैं ना। तो 11,900 प्लस 400, 11,900 प्लस 400 दैट इज 12,300 रुपए। फिर अगली बात आती है एवीसी की। एवीसी का फॉर्मूला होता है टीवीसी अपॉन में क्वांटिटी। वो फॉर्मूला वाले चार्ट से आप देखोगे तो 8-10 क्वेश्चन करोगे याद ही हो जाएगा ये सब।
अब टीवीसी हमारी है 11,900, 11,900 और क्वांटिटी कितनी बनाई है बच्चों हमने 100, तो डिवाइड कर दिया इसको, तो 119 रुपए पर यूनिट। ये आ गई हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। कितना आसान है, हो गया सवाल। तो बच्चों यहां पर हमने एक एक टाइप के सारे कॉस्ट के क्वेश्चंस कर लिए, पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है, मजा आ गया है बच्चों। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों सब्सक्राइब कर लीजिए जान लीजिए। सब्सक्राइब करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं टॉपर्स की प्लेलिस्ट, जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन मैं बनाने वाला हूं आप लोगों के लिए। इकोनॉमिक्स को फोड़ देंगे, हर चैप्टर का वन शॉट एग्जाम के लिए तरीके से तैयारी हो जाएगी इसमें। माइंड मैप्स की मतलब एक चैप्टर में पूरी समरी 5 मिनट में 10 मिनट में पूरा चैप्टर, मतलब 15-20 पेज का चैप्टर एक 5 मिनट के टाइम के अंदर कैसे रिवाइज करा जाए, और इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज ये सब तैयार करने के लिए बच्चों सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।